बर्नौलीज इक्वेशन बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स की एक इक्वेशन है जिसमें हम आइडियल फ्लूइड को डील करते हैं। तो ये हमें बता रही है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर पर यूनिट मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो मैं इसमें आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट ए है इनलेट के ऊपर, ये हमारे पास पॉइंट बी है आउटलेट के ऊपर। प्रेशर जो इनलेट के ऊपर है वो P1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और वेलोसिटी V1 है। और बी पॉइंट के ऊपर आउटलेट के ऊपर हमारे पास जो प्रेशर है वो P2 है, एरिया जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है वो A2 है और वेलोसिटी जो हमारे पास है वो V2 है। हम इसको वर्टिकली डील नहीं कर रहे, हॉरिजॉन्टली डील कर रहे हैं। इसलिए ग्राउंड के जो रिस्पेक्ट से हम इसको देखेंगे तो हमारे पास H1 इसकी हाइट A पॉइंट के ऊपर होगी और H2 इसकी हाइट B पॉइंट के ऊपर होगी। और इसके अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है। फ्लूइड को वाटर या कोई भी फ्लूइड आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं फ्लूइड की वो ये हैं कि हमारे पास आइडियल फ्लूइड हो, कोई इनकम्प्रेसिबल हो, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है थ्रू आउट द टाइम वो चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। और नॉन विस्कस हो, इसकी जो आपस में लेयर्स हैं इनमें आपस में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, किसी भी किस्म की कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, स्मूथ और स्ट्रीम फ्लो इसमें होना चाहिए। हमें ये बता रही है कि ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो प्रेशर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वेलोसिटी है, वही हमारे पास थ्रू आउट द टाइम चेंज बिल्कुल नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। बी के ऊपर भी हमारे पास सेम वही प्रेशर, वही काइनेटिक एनर्जी और वही पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। तो इसमें हम इक्वेशन देखते हैं पी मतलब प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मीन्स के यहाँ से जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ इसकी होंगी वही सेम हमारे पास यहाँ पे रहेंगी, हमें बर्नौलीज इक्वेशन से पता चलता है। और अब जो इक्वेशन हमने पीछे पढ़ी है उसको हम डिराइव करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि ए यानी कि पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 और 2 रो V1 स्क्वायर होगी। ये V1 हमारे पास, इसकी वेलोसिटी रो हमारे पास थ्रू आउट द टाइम सेम रहेगा। जो डेंसिटी है, क्योंकि स्ट्रीम लाइन फ्लो है उसमें डेंसिटी का कोई चेंज नहीं होगा। K2 हमारे पास B पॉइंट के ऊपर होगा जिसमें हमारे पास V2 स्क्वायर आएगा, यानी कि V2 हमारे पास B पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है। उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास A पॉइंट के ऊपर होगी वो रो GH1 होगी, यानी कि H1 इसकी हाइट ग्राउंड से पॉइंट A की। और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट B के ऊपर होगी उसमें H2 यानी कि B पॉइंट से हाइट जो ग्राउंड की है। तो उसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास B माइनस A यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल होगी, तो K2 माइनस K1। उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास B माइनस A यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें रो GH2 माइनस रो GH1 होगी। तो यहाँ पे वर्क हमारे पास बेसिकली जो पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास जो वर्क यानी कि प्रेशर अप्लाइड हो रहा है वो हमारे पास फ्लूइड के ऊपर हो रहा है, वो P1 होगा। और जो P2 आउटलेट के ऊपर हो रहा है वो फ्लूइड की वजह से बाय एटमॉस्फेयर पे हो रहा है, यानी पे कोई भी यहाँ पे एयर या कोई भी चीज़ होगी P2 उसके ऊपर अप्लाइड होगा। यहाँ पे पाइप में हमने फ्लूइड एंटर करवाने के लिए हम P2 अप्लाई किया और जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है P1 अप्लाई किया, और जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है वो किसी भी P2 यानी कि किसी भी एटमॉस्फेरिक चीज़ पे या कोई भी एयर वगैरह उस पर अप्लाई होगा। तो इसलिए हमारे पास जो वर्क होगा वो P1 माइनस P2 होगा। उसके बाद जो वर्क है हमारे पास हमें पता है कि बेसिकली सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज होता है। यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जीज हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों को चेंज को हम जो सम करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी बर्नौली की वो हमारे पास ये बन जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें हम देखें अगर तो यहाँ पे जो प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है वही सेम हमारे पास आउटलेट के ऊपर भी प्रेशर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि हमें बर्नौली इक्वेशन ने बताया कोई भी आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हमारे पास होगा जिसमें नॉन विस्कस होगा तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी, यानी कि थ्रू आउट
कोई भी प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आएगा। ये देखें हमारे पास बिल्कुल सेम आ रही हैं। तो इसको हम अगर सिंपल वे में लिखें तो हमारे पास ये प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई, जो हमने पीछे इक्वेशन देखी थी सेम वही इक्वेशन हमने अब ड्राइव की है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली एक इक्वेशन है जिसमें हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंसीडर हम इस डायग्राम को करते हैं। इसमें हमारे पास एक पाइप है जिसका लोअर एंड ये है और अपर एंड ये है। इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो मूव कर रहा है। तो इसको हम देखें तो इसका ये V1 जो है ना, इसकी स्पीड ऑफ फ्लूइड है एंड A1 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। A2 यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और V2 इस पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड ऑफ द फ्लूइड है। और अगर डेल्टा x1 को देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये डेल्टा x1 लोअर एंड के ऊपर इसकी ये डिस्टेंस कवर्ड है एंड अपर एंड के ऊपर इसका डिस्टेंस कवर्ड, उसको हम डेल्टा x2 बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें अगर, इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप and fluid speed at any point along the pipe is constant। मीन्स कि अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड V1 क्रॉस A1 जो हमारे पास होगा along द पाइप, ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मीन्स के जो जितनी इसकी वैल्यू यहाँ पे, अगर इसका मास हम ले लेते हैं, जितना मास इसका यहाँ पे होगा वही सेम इसका मास यहाँ पे होगा। तो देन क्योंकि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है इसमें मास में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो अलॉन्ग द पाइप बिल्कुल सेम रहेगा A1 और V1 का। लेकिन अगर हम इसमें इंडिविजुअली कोई चेंज करते हैं, मीन्स कि अगर हम A1 को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बढ़ा देते हैं, हमारे पास ऑटोमेटिकली जो इसकी स्पीड ऑफ द फ्लूइड है वो हमारे पास कम हो जाएगी। इसलिए अगर हम दोनों को प्रोडक्ट जो दोनों का है वो अगर बढ़ाएं या कम करें तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और अलोंग द पाइप। तो आगे हम इसकी जो डेरिवेशन है मज़ीद इसको हम डिराइव करते हैं और इसका जो मैथमेटिकल जो फार्मूला है V1 A1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसको हम डिराइव करके देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास फ्लो जो था वो नॉन यूनिफॉर्म पाइप के अंदर से मूव कर रहा था। तो अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड जो हमारे पास है इस पॉइंट के ऊपर, वो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड जो है वो डेल्टा x1 है। तो डेल्टा x1 की हमारे पास जो वैल्यू होगी वो V1 डेल्टा t होगी। ये हमारे पास उस फार्मूले से है जो S इज इक्वल टू VT के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने जो, सॉरी ये सही नहीं लिखा जा रहा लेकिन मेरा कोई इशू है माउस का, इसलिए काइंडली बर्दाश्त कीजिएगा इसको। तो ये हमारे पास जो डेल्टा x1 है ये हमने S की जगह पे इसको रिप्लेस किया है इस पॉइंट के ऊपर। तो हमारे पास ये V1 और डेल्टा t है। तो उसके बाद हमें पता है कि जो हमारे पास डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। इसमें से अगर हम मास को देखें तो हमारे पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हम इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। एंड देन अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो वॉल्यूम है इसके अंदर, वॉल्यूम का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है डिस्टेंस कवर्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इसमें जो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड है वो हमारे पास डेल्टा x है और जो हमारे पास इसका एरिया है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ये वाला है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो v है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो ये आ जाएगी यहाँ पे। तो जब इसमें हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो मास है इसका वो रो a डेल्टा x आ जाएगा। और अगर हम इसको फर्दर प्रोसीड करें तो हमारे पास जो m की वैल्यू हमारे पास लोअर एंड के ऊपर होगी वो हमारे पास होगी m1 इज इक्वल टू रो 1 a1 डेल्टा x1। ये इस फार्मूले से हमने जो है ना इसको लिया है। तो ये लोअर एंड के ऊपर हमारे पास आ जाएगी और अपर एंड के ऊपर हमारे पास सेम, सिर्फ ये यहाँ पे m2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रो 2 a2 और डेल्टा x2 हमारे पास हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि लोअर एंड के ऊपर और अपर एंड के ऊपर हमारे पास जो मैस है वो ये हमारे पास आ गया। और इसके बाद
हमारे पास इसको फर्दर अगर हम इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करें, डेल्टा एक्स जैसे कि हमने ऊपर देखा था, तो उसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे ये वाली v1 डेल्टा टी, ये हम m1 में पुट करेंगे और m2 में x2 की वैल्यू v2 डेल्टा टी पुट करेंगे। तो लोअर हैंड के ऊपर हम अगर m1 में डेल्टा x1 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है रो1 a1 v1 डेल्टा टी, एंड अपर हैंड के ऊपर हमारे पास अगर हम m2 फाइंड कर रहे हैं मैथ्स, तो हमारे पास देखें यहाँ पे रो2 a2 v2 एंड डेल्टा t2 हमारे पास आ गया। हमने देखा था कि हमारे पास जो फ्लूइड था वो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल और लैमिनर फ्लो था। तो इनकम्प्रेसिबल और लैमिनर फ्लो के लिए हमारे पास जो मैस है वो आपस में इनलेट के ऊपर और हमारे पास मैस जो है आउटलेट के ऊपर वो हमारे पास इक्वल होगा। जब हम इसको इक्वल देखेंगे तो इसकी वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे। इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इनकम्प्रेसिबल और लैमिनर फ्लो है, यानी कि इनमें आपस में कोई भी जो फ्रिक्शनल फोर्स इसकी लेयर्स में वो इस तरह की कोई भी फोर्स नहीं है, और इनकम्प्रेसिबल मीन्स कि इसकी डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसकी डेंसिटी थ्रू आउट द टाइम कांस्टेंट है। इसलिए हमारे पास जो S1 है वही हमारे पास S2 होगा, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। और हमारे पास जो डेल्टा टी है, जो टाइम हमारे पास यहाँ पे होगा वही सेम टाइम हमारे पास यहाँ पे, इसलिए हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं। और हमारे पास जो फर्दर फाइनल इक्वेशन बनती है, जिसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं, वो हमारे पास बनती है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यानी कि हमारे पास जो लोअर एंड के ऊपर a1 और v1 का प्रोडक्ट था वही हमारे पास अपर एंड के ऊपर भी a2 v2 का प्रोडक्ट हमारे पास ये इक्वल रहेगा, यानी कि ये चीज़ हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट v1 और a1 का प्रोडक्ट हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यही हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। होप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है जो कि वाटर के साथ फिल्ड है और वाटर लेवल यहाँ तक रेज है। इसके बाद हमारे पास इसके साथ एक ओपनिंग लगी हुई है, ये बीकर की ओपनिंग है, यहाँ से वाटर लेवल एमिट हो सकता है, वाटर यहाँ पे बाहर आ सकता है। और नीचे इसके हमने एक छोटी बीकर रखी हुई है, और अगर हम इसको वाटर के लेवल को इससे ज़्यादा रेज करेंगे तो हमारे पास ये ओपनिंग से वाटर यहाँ से बाहर आ जाएगा। एंड देन इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास एक फिगर बनी हुई है, एक मीटर लगा हुआ है जिसके साथ एक वेट स्ट्रेच है, 5 kg वेट हमें शो हो रहा है कि 5 kg वेट इसके साथ स्ट्रेच हुआ है, ये वाटर के बाहर है। एंड देन इसकी अगर हम इसके अंदर मीटर के अंदर देखें तो इसकी जो 5 kg वेट हमें भी यहाँ पे मीटर में शो भी हो रहा है। एंड देन इसको अगर हम वाटर के अंदर इमर्स्ड कर दें, ये जो 5 kg वेट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो नीडल 3 kg पे है, हालांकि वेट 5 kg हमने इसके अंदर डाला है, लेकिन यहाँ पे नीडल जो है ना 3 kg पे शो हो रही है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा जादू है कि हम पानी के अंदर कोई चीज़ डाल रहे हैं तो ये हमारे पास वेट इसका कम हो गया है। तो भाई यही हमारे पास आर्चिमेड्स प्रिंसिपल है, यही हमें बताता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को अगर हम वाटर के अंदर इमर्स्ड करेंगे, अगर हम उसको वाटर के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर हम उसको डालेंगे तो उसका जो वेट कम हो जाएगा, और जितना हम उसका वेट उसके ऊपर वाटर के ऊपर लगेगा उतनी ही हमारे पास उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स भी लगेगी जो कि किसी भी फ्लूइड की तरफ से होगी। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 kg वेट यहाँ पे कम हुआ, और मीन्स के जितने ही हमारे पास इसका वेट कम हुआ है उतनी ही फोर्स हमारे पास इसके ऊपर अपवर्ड भी लग रही है, और साथ साथ अगर हम देखें तो उतना ही इसका लेवल रेज भी हुआ था जो कि हमारे पास ओपनिंग से इसका वाटर बाहर आ गया है। ये 2 kg ऑफ वाटर हमारे पास यहाँ पे स्मॉल बीकर में पड़ा हुआ है, और 3 kg इसका वेट पानी के अंदर होगा और 5 kg इसका वेट पानी के बाहर होगा। एंड देन यही सिचुएशन एक साइंटिस्ट के साथ बनी जिसका नाम आर्चिमेड्स था, एक एशियन ग्रीक मैथमेटिशियन था। एंड देन वो जब नहाने के लिए बाथ टब के अंदर गया तो उसने देखा कि वाटर लेवल बाथ टब के अंदर रेज हो चुका है, यानी कि वाटर बाहर आ रहा था। तो उसने एक सोचा कि ये कैसे हो सकता है, तो उसी वजह से उस आर्चिमेड्स के नाम से एक प्रिंसिपल उसने बनाया जिसको हम आर्चिमेड्स प्रिंसिपल कहते हैं। तो
वो देखें कि स्टेट्स दैट द अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, मीन्स के एक बियॉन्ड फोर्स है, जैसे कि हमने पीछे देखा कि एक फ्लूइड की तरफ से अपवर्ड फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही थी, तो वो सेम फोर्स हमारे पास उसको बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। और ये किसके इक्वल और क्यों लगती है, इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसिस, मीन्स कि हमारे पास जितना बॉडी का वेट होगा जो कि उसके अंदर हमने इमर्स्ड की है, उस वेट के इक्वल हमारे पास बियॉन्ड फोर्स उसको अपवर्ड लगेगी। मीन्स कि जितना उसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है उतनी ही वेट अप उतनी ही फोर्स अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स जो कि जिसको हम कहते हैं वो अपवर्ड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लूइड की वजह से लगेगी। एंड देन वो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो हमारे पास इमर्स्ड किया होगा वो हमारे पास बियॉन्ड फोर्स की वजह से ऊपर आ सकता है, हमारे पास अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर लगेगी। एंड देन इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास एफ बी इज़ इक्वल टू रो क्रॉस जी क्रॉस वी, मीन्स एफ बी हमारे पास यहाँ पे एक बियॉन्ड फोर्स है एंड देन रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। बियॉन्ड फोर्स यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स जैसे कि हमने पीछे देखा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या 5 kg वेट के ऊपर जो वाटर की वजह से अपवर्ड फोर्स लग रही थी वो उसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। एंड देन हमारे पास जो रो है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड जिसके अंदर हम कोई चीज़ इमर्स्ड कर रहे हैं, जो सब फ्लूइड हम यूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है वाटर हो, कोई भी फ्लूइड आप ले सकते हैं, तो वो जो फ्लूइड होगा उसको उसकी जो डेंसिटी होगी उसको हम रो बोलेंगे और हमारे पास वो जो डेंसिटी है वो बियॉन्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एंड देन हमारे पास जो इसके अंदर फार्मूले के अंदर वी है, वी हमारे पास सबमर्ज्ड वॉल्यूम होगा। ये वॉल्यूम किसका होगा, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जिसको हमने इमर्स्ड किया किसी भी लिक्विड में वो हमारे पास उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास v होगा। एंड देन g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स कि कोई भी चीज़ अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करवाएंगे जिसको या अपवर्ड मूव करवाएंगे उसके ऊपर ग्रेविटी ज़रूर लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी के बगैर तो हम दुनिया में नहीं भाई रह सकते, हम तो ग्रेविटी तो ज़रूरी है। तो ग्रेविटी g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके ऊपर एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होगी वो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से होगी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी में अगर हम डेंसिटी को देखें तो डेंसिटी जो वर्ड है हमारे साथ काफ़ी फेमिलियर रहा है, हमने पीछे काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस किया है, हमने मैट्रिक में 9th में 10th में हम डेंसिटी पढ़ते आए हैं, तो इसका सबको पता होगा कि जो डेंसिटी है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस पर वॉल्यूम। जो इसके साथ रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव मीन्स के किसी चीज़ के साथ रिलेट कर रहा है, अगर डेंसिटी के साथ इसको लगाएंगे तो हम देखें कि ये डेंसिटी जो है ना किसी चीज़ के साथ रिलेट कर रही है तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। तो अगर हम देखें कि ये रिलेट किसके साथ कर रही है तो ये बेसिकली रिलेट कर रही है डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, मीन्स कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के साथ रिलेट करेगी तो उसकी ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव डेंसिटी उसको बोलेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के साथ रिलेट करे तो उसकी वो रिलेटिव डेंसिटी होगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है बेसिक वो हम देख लेते हैं। लेट्स सी, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और एनी सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, मीन्स के किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है उसकी रेशियो डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ हो तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी होगी उसकी। और इसकी फर्दर अगर हम देखें इसका फार्मूला तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है वो ऊपर होगी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, उसके साथ डिवाइड हो रही होगी तो वो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी होगी। एंड देन इसको फर्दर इसकी कोई एग्जांपल हम देखते हैं, लेट्स सी। तो इसमें कॉमन जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो हमारे पास 1000 रहेगी, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो हमारे पास हर फार्मूले में ये हर जगह पे यूज़ होगी। ऑब्जेक्ट हमारे पास चेंज हो सकता है लेकिन वाटर की डेंसिटी हमारे पास सेम रहेगी, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हमारे पास 1000 होती है। एंड देन एग्जांपल देखते हैं हम, लेट्स सी। डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो हमारे पास है वो है 10,500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसकी अगर हम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करें तो हमारे पास होगा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज़ इक्वल टू, मीन्स कि हमने इसका फार्मूला पीछे पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे उसको
जो वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की 10.5 आ जाएगी। ये बेसिकली 10.8 वैसे लिखी होती है हर जगह पे, लेकिन 10.5 10.8 नो इशू, सेम है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो देन इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास इसकी कंडीशंस हैं कि अगर हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो वो ऑब्जेक्ट जिसकी रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होगी वो वाटर में सिंक कर जाएगा, वाटर पे फ्लोट नहीं करेगा। एंड देन दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि अगर रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 होगी तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास वाटर पे फ्लोट करेगा। मींस के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना हो हम कि अगर ये वाटर में सिंक कर सकता है या फ्लोट कर सकता है तो उसकी हम रिलेटिव डेंसिटी को देखेंगे। वो रिलेटिव डेंसिटी की वजह से ही वाटर में सिंक या फ्लोट कर सकता है। तो उसकी अगर रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास लेस देन 1 होगी तो वो ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। अगर उसकी रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगी तो वो वाटर के अंदर सिंक करेगा। और उसके बाद हमारे पास आइस आ जाती है। आइस का अगर हम देखें तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। क्यों? पीछे हमने सिल्वर की एक एग्जांपल ली है, तो सिल्वर हमारे पास 10.5 या 8 उसकी रिलेटिव डेंसिटी आई है। तो इसका मतलब है कि वो वाटर के अंदर सिंक कर जाएगा, वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि वो 9% लेस डेंस देन वाटर होती है। तो इसके इट मीन्स के इसकी जो डेंसिटी है, जो रिलेटिव डेंसिटी है, ये 1 से कम होगी। तो इसकी वजह से ये हमारे पास आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। इसलिए जो फ्लोटेशन और जो वाटर के अंदर सिंक करती है चीज़, इसका जो डिपेंडेंस होती है ये होती है रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर। अगर रिलेटिव डेंसिटी उसकी लेस देन 1 होगी तो जाहिर सी बात है वो उसके ऊपर फ्लोट कर सकती है। अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो उसके अंदर सिंक कर जाएगी। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में आज हम लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को डिस्कस करेंगे। लैमिनर फ्लो अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। एंड देन उसकी जो आपस में लेयर्स हैं वो बिल्कुल पैरेलल होंगी, उनकी लेयर्स में कोई भी इंटरप्शन नहीं होगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर वो बिल्कुल भी लाइन नहीं करेंगी, एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी और उनकी आपस में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स या किसी भी किस्म की फोर्स उनकी अप्लाइड नहीं होगी बिटवीन द लेयर्स। एंड जो लेयर्स हैं हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एंड स्मूथ फ्लो के अंदर हमें शो होंगी, जो कि स्ट्रॉन्गली स्मूथ फ्लो होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्ट्रीम लाइन स्ट्रॉन्गली स्मूथ फ्लो जो हमारे पास होगा वो लैमिनर फ्लो होगा और उसकी आपस में लेयर्स बिल्कुल पैरेलल होंगी। देन हम इसकी डायग्राम देखें तो हमारे पास ये शो हो रहा है कि नो मिक्सिंग बिटवीन लेयर्स, यानी कि जो लेयर्स हैं ये आपस में मिक्सिंग नहीं हो रही, ये बिल्कुल पैरेलल हैं, स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रीम लाइन है। एंड देन ये हमारे पास टोटल ओवरऑल लैमिनर फ्लो है। ये बिटवीन द लेयर्स कोई भी किसी भी किस्म की फ्रिक्शनल फोर्स या कोई भी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। एंड देन बिटवीन द लेयर्स कोई भी इंटरप्शन नहीं हो रही, नो मिक्सिंग बिटवीन द लेयर्स, स्ट्रॉन्गली स्मूथ फ्लो है। देन हमारे पास ये लैमिनर फ्लो होगा। फर्दर अगर हम इसको देखें तो ये अ फ्लो रिजाइम कैरेक्टराइज्ड बाय हाई मोमेंटम डिफ्यूजन, लो मोमेंटम कन्वेक्शन, प्रेशर एंड वेलोसिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिंपल वे में इसको देखें तो जो वेलोसिटी और प्रेशर है ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम, मीन्स के टाइम का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, ये हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास प्रेशर एंड वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी और वेलोसिटी और प्रेशर इसका कम होगा। जितना इसका प्रेशर वेलोसिटी कम होगा उतना ही ये लैमिनर फ्लो होने में मदद करेंगी। अगर इसकी वेलोसिटी और प्रेशर में सडनली चेंज लाएंगे, हम फ्लक्चुएटली चेंज करेंगे, तो हमारे पास ये जो इसकी लेयर्स हैं वो आपस में बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं रहेंगी और हमारे पास ये जो फ्लो है लैमिनर भी नहीं रहेगा, ये हमारे पास ट्रांजिशन या टर्बुलेंट में चेंज हो जाएगा। इसलिए वेलोसिटी इसकी पहली बात तो कम रहनी चाहिए एंड दूसरी बात इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। एंड देन ये हमारे पास लो मोमेंटम कन्वेक्शन है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत कम पास करती है, यहाँ बिल्कुल पास भी नहीं करती है। एंड देन हमारे पास ये हाईली मोमेंटम डिफ्यूजन, यानी कि इसकी बहुत डिफ्यूजिव है, इसकी डिफ्यूजन हाई होती है जो हमारे पास लैमिनर फ्लो होता है। एंड देन इसका अगर हम ग्राफ को स्टडी करें तो हमारे पास ये वाई एक्सिस के ऊपर इसकी वेलोसिटी एंड देन एक्स एक्सिस के ऊपर इसका टाइम, और इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ के अंदर शो हो रही है,
मीन्स कि इसकी जो वेलोसिटी की लाइन है ये बिल्कुल कांस्टेंट है। जैसे जैसे हमारे पास ये टाइम चेंज हो रहा है ये वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसलिए ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन होगा एंड स्ट्रीमलाइन है, तो इसलिए हमारे पास ये लैमिनर फ्लो होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिल्कुल कांस्टेंट है एंड हमारे पास लो वेलोसिटी है, जिसकी वजह से हमारे पास ये लैमिनर फ्लो है। एंड देन अगर हम इसको फर्दर देखें तो हमारे पास दूसरा टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो में जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, लैमिनर फ्लो के ऑपोजिट हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है। तो अगर इसको देखें तो स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट अ पॉइंट इज कंटिन्यूसली अंडरगोइंग चेंजेस इन द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीन्स कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ द फ्लूइड है यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी है एट अ पॉइंट इज कंटिन्यूसली अंडरगोइंग चेंजेस, मीन्स कि वो कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, अप एंड डाउन हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लक्चुएटली चेंजेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड आ रहे हैं, यानी कि फ्लूइड की जो लेयर्स हैं वो फ्लक्चुएटली चेंज कर रही हैं, मीन्स अप एंड डाउन हो रही है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। स्ट्रीम लाइन बिल्कुल फ्लो नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक जिगजैग इररेगुलर पैटर्न फ्लो का आ जाएगा, वो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होगा। एंड देन इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम के ऊपर मेंशन है कि मिक्सिंग बिटवीन लेयर्स, मीन्स के जो लेयर्स का जो पैटर्न है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बल्कि एक दूसरे के ऊपर ये मिक्स कर रही हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल किसी पाइप में या किसी सिलेंड्रिकल शेप में ले लें तो हमें ये पता चल रहा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिक्स कर रही हैं, तो इसकी जो फोर्स है ये हमारे पास ये लेयर्स की वजह से फोर्स हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर या इसकी वॉल्स के ऊपर या पाइप की जो आउटर इनर वॉल्स होती हैं उनके ऊपर हमारे पास इसकी फोर्स भी लगेगी एंड ये एक दूसरे के साथ इनकी फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के ऊपर लाइक करेंगी तो इनकी फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी, अदर टाइप्स ऑफ मीन्स के इसकी जो फोर्स है वो वॉल्स के साथ भी लगेगी और ये बिल्कुल इरेगुलर सा पैटर्न होगा। एंड देन इसको फर्दर देखें तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज हाईली एंड चेंजेस इंस्टेंटली, मीन्स के जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है वो पहली बात तो वो हाई है एंड देन हमारे पास वो कंटिन्यूसली एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम चेंज हो रही है। एंड देन हम देखें इसके ग्राफ में तो इसका ग्राफ बिल्कुल उससे ऑपोजिट होगा, ये हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम एंड देन इसका जो लाइंस आ रही हैं वो आप देखें तो हमारे पास ये बिल्कुल अप एंड डाउन ये फ्लक्चुएटली चेंजेस हो रही हैं, जिसकी वजह से ये इरेगुलर पैटर्न है, बिल्कुल स्मूथ लाइन एंड स्ट्रीम लाइन बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास ये टर्बुलेंट फ्लो होगा, क्योंकि इरेगुलर जिगजैग मोशन है जिसकी वजह से हमारे पास ये टर्बुलेंट फ्लो है। एंड देन हमारे पास एक फिगर है, इसको अगर आप देखें तो आप इमेजिन करें कि कौन सा हमारे पास ये टर्बुलेंट फ्लो है इसके अंदर एंड कहाँ पे इसके अंदर लैमिनर फ्लो है। तो ये एक इंसान स्मोकिंग कर रहा है जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इस जगह के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये लैमिनर फ्लो है एंड देन इस जगह के ऊपर हमारे पास ये इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। मीन्स के यहाँ पे अगर हम इस जगह पे देखें लैमिनर वाली जगह पे तो हमें ये स्मूथ एक फ्लो नज़र आ रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो नज़र आ रहा है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी इरेगुलर पैटर्न नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, लेयर्स बिल्कुल ये स्ट्रेट है, स्ट्रीमलाइन है एंड देन ये हमारे पास लैमिनर फ्लो होगा। जैसे इसके ऊपर जाएं तो हमारे पास ये जो स्मोक नज़र आ रहा है हमें ये बिल्कुल ना इरेगुलर पैटर्न में चला गया है, ये देखिए ये जिगजैग मोशन टाइप एक जो चीज़ आ चुकी है, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होगा। इसकी जो वेलोसिटी है ये भी इंक्रीज कर चुकी है हमारे पास एयर में जाके एंड देन हमारे पास इसकी जो लेयर्स हैं वो आपस में बिल्कुल मिक्स हो रही हैं, इरेगुलर पैटर्न है, इसकी वजह से हमारे पास ये इतनी जो हमारे पास है इमेज ये यहाँ पे हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होगा। किसी भी फ्लूइड को अगर हम गिराते हैं तो वो किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके रुक जाएगा। वो क्यों रुकेगा? वो विस्कोसिटी की वजह से रुकेगा। और आज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी बेसिकली फ्लूइड्स के फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस जो क्रिएट होती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये क्यों क्रिएट होगी? ये लिक्विड एंड गैसेस बोथ दोनों में एग्जिस्ट करती है और ये फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड एज दे मूव पास्ट वन एंड अदर। मीन्स के ये क्यों क्रिएट होगी?
यानी कि अगर कोई फ्लूइड है हमारे पास, वो जब उसको हम मूव करवाएंगे तो उसकी जो लेयर्स होंगी उनके दरमियान एक फ़ोर्स लगेगी जिसको हम फ्रिक्शनल फ़ोर्स कहते हैं। उस फ्रिक्शनल फ़ोर्स की वजह से हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, जिस रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास फ्लूइड एक पॉइंट के ऊपर जाके रुक जाएगा, यहाँ के स्लोली मूव करेगा, जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये लिक्विड्स में अगर हम इसको स्टडी करें तो हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस होती हैं लिक्विड्स के दरमियान, क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तकरीबन, तो इनके अंदर एक फ़ोर्स होती है जिसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ये फ़ोर्स जब हम इसको मूव करवाएंगे फ्लूइड को, तो ये फ़ोर्स एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करेंगे तो फ्रिक्शनल फ़ोर्स क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास विस्कोसिटी क्रिएट होगी। तो अगर गैसेस में हम देखें तो लिक्विड्स की निस्बत गैसेस में ये विस्कोसिटी कम होगी, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के दूर होते हैं, एक दूसरे के साथ दूर होते हैं, तो कोलिजन होती है उनको दरमियान में, यानी कि जब वो रैंडमली मूव करके एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उनकी वजह से उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स या कोई फोर्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से विस्कोसिटी क्रिएट होगी। एंड देन एक इमेज हम देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लिक्विड्स को हम ये नीचे फॉल करवा रहे हैं एक बीकर के अंदर। तो हम देखें कि ये जो फर्स्ट वाली इमेज है, ये फर्स्ट वाला जो लिक्विड हम नीचे फॉल करवा रहे हैं, इसके अंदर देखें तो ये सीधा सीधा नीचे आ रहा है। इसके अंदर मीन्स के विस्कोसिटी हम देखें तो ये लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ कर रही है। तो इसमें फ़र्स्ट वाली में हमारे पास बिल्कुल ये स्मूथली नीचे आ रहा है, इसके अंदर विस्कोसिटी बहुत कम होगी क्योंकि इसकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत कम होगी। तो सेकंड वाले में देखें तो वो उससे थोड़ी सी विस्कोसिटी इसके अंदर ज़्यादा है, तो ये कम स्पीड के साथ आ रहा है, ये उससे स्लो स्पीड ज़्यादा हो गई है। और फर्दर आगे देखें तो हमारे पास ये गम या ग्लू टाइप एक चीज़ आ चुकी है जिसके अंदर हमारे पास विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, हाईली इंक्रीज़ड है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा है और इसके अंदर ये लास्ट वाली के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अगर इस इमेज के अंदर देखें तो हमारे पास विस्कोसिटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है। तो ये डिफरेंट फ्लूइड्स हैं जिनकी डिफरेंट विस्कोसिटीज़ हैं, उसको हम फर्दर आगे देखेंगे वो किस तरह फाइंड करते हैं। तो देन इसको अगर हम देखें तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल ईटा यूज़ होता है, जिसको हम इस सिंबल के साथ यूज़ करते हैं और इसका नेम ईटा है। एंड देन इसका अगर फार्मूला हम देखें तो ये बेसिकली रेशियो होती है शेयरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट की। तो ये हमारे पास ये डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी की वजह से हमारे पास ये इसका फार्मूला है, जिसको हम शेयरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट, जो हमारे पास स्ट्रेस होती है वो किसी भी फोर्स को अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर लगाएं तो वो जो चेंज वो हमारे पास स्ट्रेस होगी और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास फोर्स लगाने के अगेंस्ट हमारे पास जो चेंज आएगा वो हमारे पास स्ट्रेन होगी, और इन दोनों की जो रेशियो होगी वो हमारे पास ये विस्कोसिटी होगी। तो विस्कोसिटी का बेसिकली जो ऐसा यूनिट है वो पास्कल सेकंड है, और इसका जो कॉमन यूनिट एक यूज़ होता है वो पॉइस होता है। तो पॉइस की अगर वैल्यू को हम कंपेयर करें पास्कल सेकंड के साथ तो ये 1 पास्कल सेकंड 10 पॉइस के इक्वल होता है। मीन के हमारे पास जो 1 पास्कल सेकंड होगा उसके 10 पार्ट्स हमारे पास पॉइस के होंगे। तो फर्दर हम इसका इफ़ेक्ट टेम्परेचर के ऊपर देखते हैं, मतलब कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हम विस्कोसिटी के ऊपर देखते हैं क्या होता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स के किसी भी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो लेयर्स है उसके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे पास कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं। तो अक्सर हमने गर्मियों में देखा होगा कि समर में हमारे पास जो लोशन है वो ईज़ियर पोर हो जाता है स्किन के अंदर, लेकिन हमारे पास जो कोल्ड सीज़न है उसके अंदर नहीं होता। इसकी बेसिकली वजह यही है कि उसके अंदर टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी और वो इजीली पोर हो जाएगा। और विस्कोसिटी को अगर हम देखें गैसेस के अंदर, तो गैसेस के अंदर हम विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ गैस के अंदर विस्कोसिटी इससे उल्टा है तकरीबन, क्योंकि अगर हम इसके अंदर विस्कोसिटी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी मेन वजह ये है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं गैसेस के अंदर तो उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कोलिजन है वो ज़्यादा तेज़ी से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर रेजिस्टेंस जो है ना वो ज़्यादा क्रिएट हो जाती है और विस्कोसिटी उसकी
ज़्यादा हो जाती है। तो इसको अगर प्रेशर का इफ़ेक्ट हम देखें विस्कोसिटी के ऊपर, तो विस्कोसिटी इज़ नॉर्मली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। नॉर्मली हमारे पास जो प्रेशर है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता हमारे पास विस्कोसिटी के ऊपर, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर हम देखें तो एक्सट्रीम प्रेशर कर दें, बहुत ज़्यादा हम प्रेशर कर लें, तो उसके नतीजे में हमारे पास कुछ विस्कोसिटी कभी इंक्रीज़ थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन ये इसका बेसिकली ज़्यादातर इफ़ेक्ट कोई नहीं होता है। रिनॉल्ड्स नंबर इन द सिंपल वे, ये हमारे पास फ्लूइड के पैटर्न को मेजर करने के लिए एक नंबर है। हमने इससे पीछे फ्लूइड की वेलोसिटी को देखा था। फ्लूइड की वेलोसिटी के ऊपर हमने डिपेंड किया था कि अगर वो ज़्यादा होगी तो हमारे पास टर्बुलेंट होगा, अगर कम होगी या चेंज नहीं होगी तो हमारे पास लैमिनर होगा। तो रिनॉल्ड्स हमें बताता है कि इसके अलावा भी हमारे पास 3 अदर पैरामीटर्स या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करेगा फ्लूइड का पैटर्न। तो वो 3 पैरामीटर्स कौन से हैं? वो हमारे पास उनमें से एक इनर डायामीटर है, जो कि इनर डायामीटर पाइप का होगा जिस भी चीज़ में से फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, एंड फ्लूइड की डेंसिटी है, जो हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसकी डेंसिटी, एंड देन फ्लूइड विस्कोसिटी, और जो हमारे पास फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी यानी कि उसकी जो लेयर्स हैं उनमें कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स या कोई भी फोर्स जो अप्लाइड होगी वो हमारे पास फ्लूइड विस्कोसिटी होगी। ये चारों पैरामीटर्स वेलोसिटी, डायमीटर, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी हमारे पास मिलके एक डायमेंशनलेस नंबर बनाते हैं जिसको हम रिनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। इट इज़ अ डायमेंशनलेस नंबर विद नो यूनिट्स। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑसबॉर्न रिनॉल्ड्स ने हमें दिया 1883 में। उसने एक ग्लास के पाइप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर से वाटर को पास करवाया, और उसके बाद वाटर को पास करवाते वक्त उसने उसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा की, और उसके अलावा ये तीनों फैक्टर्स इनर डायामीटर, फ्लूइड डेंसिटी एंड फ्लूइड विस्कोसिटी को यूज़ करते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से उसने एक रिनॉल्ड्स नंबर को इन्वेंट किया जिसकी मदद से हम किसी भी फ्लूइड का फ्लो का पैटर्न हम देख सकते हैं। इसका जो फार्मूला मैथमेटिकली, रिनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी एल ओवर म्यू। बेसिकली वे हमारे पास जो रो है वो डेंसिटी है फ्लूइड की, जो फ्लूइड हमारे पास फ्लो करेगा, एंड देन v इज द मीन फ्लूइड वेलोसिटी, जो v है ये फ्लूइड की वेलोसिटी है, एंड देन l इज द कैरेक्टरिस्टिक लीनियर डायमेंशन, जो हमारे पास l है वो उसकी डायमेंशन होगी, यानी कि जो हमारे पास पाइप या कोई भी सिलेंड्रिकल कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है जिसमें से हम फ्लूइड को पास करवा रहे हैं उसका डायमीटर वगैरह कोई भी उसकी डायमेंशन जो होगी वो हमारे पास l होगा, एंड देन हमारे पास u इज द म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी, जो म्यू है वो लेयर्स उसकी जो फ्लूइड की लेयर्स हैं उनकी जो विस्कोसिटी होगी वो हमारे पास म्यू होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हाउ इट इज़ यूज टू डिटरमाइन फ्लूइड फ्लो, हमें कैसे पता चलेगा इसको यूज़ करके रिनॉल्ड्स नंबर को कि ये फ्लूइड का फ्लो किस पैटर्न में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास अगर रिनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो कि एक डायमेंशनलेस नंबर है उसका फार्मूले को जो प्रीवियस हमने फार्मूला उसका देखा है उस फार्मूले को यूज़ करके तो हम अगर देखेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू है वो 2000 से कम आ रही है रिनॉल्ड नंबर की, तो हमारे पास जो फ्लूइड है वो लैमिनर होगा, इस डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रीमलाइन स्मूथ फ्लो होगा उसका। एंड देन अगर हमारे पास जो रिनॉल्ड नंबर है वो बिटवीन 2000 एंड 4000 हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन बेसिकली फ्लो लैमिनर और टर्बुलेंट के जो सेंटर वाली जो पोजीशन होती है वो हमारे पास ट्रांजिशन की होती है, एंड देन दिस वन इज हमारे पास ट्रांजिशन फ्लो। तो अगर उसकी रिनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 एंड 4000 के दरमियान में आती है तो हमारे पास ये ट्रांजिशन फ्लो होगा। अगर रिनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमारे पास 4000 से ज़्यादा आ जाती है, 4000 से आगे जितनी भी आ जाए हमारे पास, तो वो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होगा, और ये बिल्कुल इर्रेगुलर पैटर्न में फ्लो, बिल्कुल रैंडम पैटर्न में फ्लो हमारे पास हो रहा है, ये हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी? तो इससे पिछली वीडियो में हमने विस्कोसिटी को डिस्कस किया था, आज हम इसकी ये 2 कॉमन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो विस्कोसिटी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली इसको देख लें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायनामिक विस्कोसिटी, जिसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये हमारे पास
amount of force required to make the fluid flow at the velocity of 1 मीटर पर सेकेंड। हमें एक अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होती है किसी भी फ्लूइड को फ्लो करवाने में, किस रेट के ऊपर, 1 मीटर पर सेकंड के रेट के ऊपर। 1 मीटर पर सेकंड के रेट के ऊपर हमें किसी भी फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जो फोर्स चाहिए होती है, वो हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी होती है। एंड देन अगर सिंपल वर्ड्स में इसको देखें तो ये बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसकी लेयर्स के दरमियान होती है फ्लूइड की, वो हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी होगी, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। जितनी हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी उतनी ही डायनामिक विस्कोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। डायनामिक विस्कोसिटी अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो हम अगर किसी भी चीज़ की डायनामिक, किसी भी फ्लूइड की डायनामिक विस्कोसिटी हमने निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो शेयर स्ट्रेस उस फ्लूइड के ऊपर जो हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और उसके नतीजे में हमारे पास जो उसकी स्ट्रेन यानी कि उसका रिज़ल्ट आएगा, उन दोनों को आपस में अगर डिवाइड करेंगे यानी कि शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पापास जो डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा यूनिट अगर हम इसके देखें तो हमारे पास ऐसा यूनिट इसके पास्कल इंटू सेकेंड, जो कि हमारे पास विस्कोसिटी के ऐसे यूनिट थे, वही हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी के ऐसे यूनिट हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसको देखें तो डायनामिक का मतलब ही होता है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है, यानी कि अगर किसी चीज़ को भी फ्लो करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है, उसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है हमारे पास, वो हमारे पास उसकी डायनामिक विस्कोसिटी होगी। अगर वो फ्लूइड थिनर होगा तो उसके लिए कम फोर्स चाहिए होगी, अगर वो थिकर होगा तो उसके लिए ज़्यादा फोर्स यानी कि उसकी डायनामिक विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसकी कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक पिक्चर ली है जिसके अंदर एक ड्रॉप को, एक फ्लूइड के ड्रॉप को हमने एक सरफेस के ऊपर पोर किया है और एक स्टिक की मदद से हम उसको स्प्रेड करेंगे। तो अगर ये हमारे पास ड्रॉप जो होगा वो ज़्यादा थिकर होगा तो हमें इसके ज़्यादा मैकेनिकल फोर्स लगानी पड़ेगी, इसको स्प्रेड करने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, मींस कि इसकी डायनामिक विस्कोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा ले रहा है हमारे से, मैकेनिकल फोर्स यानी कि इसकी ज़्यादा होगी। देन अगर एज़ कम्पेयर टू थिनर लिक्विड, अगर थिनर फ्लूइड हमारे पास होगा तो उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स हमारे पास कम लगेगी और वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए जो थिकर फ्लूइड है उसकी जो हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू थिनर फ्लूइड वो ज़्यादा होगी। एंड देन इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड विस्कोसिटी की टाइप है कॉमन, वो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। इसमें फोर्स की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पिछली जो हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी थी उसकी एज़ कम्पेयर टू ये उसके उल्ट है, यानी कि उसके अंदर फोर्स इन्वॉल्व थी, जितनी फोर्स हमें रिक्वायर्ड होती थी उतनी ही उसकी डायनामिक विस्कोसिटी होती थी, लेकिन इसके अंदर फोर्स का कोई क्वांटिटी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सिंपल हमें कैसे ऑब्टेन होगी, इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमें कैसे मिलेंगी। सिंपल हम इसकी सबसे पहले तो जो हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी, जिसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर। फ्लूइड की जो भी डेंसिटी होगी उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चलती है कि अगर हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी है किसी चीज़ की एंड हमारे पास दो फ्लूइड हैं, उनकी सेम डायनामिक विस्कोसिटी है, डिफरेंट फ्लूइड्स और सेम डायनामिक यानी कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, तो उनकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी उनकी डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अगर दो फ्लूइड हैं, डिफरेंट फ्लूइड हैं, उनकी सेम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है तो उनकी डिफरेंट काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी, क्योंकि वो उनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी। तो इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास है वो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय मास, फ्लूइड मास डेंसिटी है, और उसको हम v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन हमारे पास जो ऐसा यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी के वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। तो इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे, उस सर्कल के सेंटर में हम एक लिक्विड के किसी भी से कास्टर ऑयल ले लेते हैं। हम कास्टर ऑयल के एक ड्रॉप को हम इसके अंदर पोर करेंगे इसके सेंटर में, तो इसके सेंटर में पोर करके हम उसको टाइम देंगे। तो उस
जितना टाइम वो स्प्रेड करने में एक ड्रॉप को लेगा इसके कॉर्नर्स तक जाने में, उतनी ही उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी। अगर तो वो थिनर होगा और ज़्यादा जल्दी चला जाएगा कॉर्नर्स तक, तो वो उसकी उसको टाइम देंगे। इसमें हम स्टिक वगैरह कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे। तो वो अगर उसके कॉर्नर्स तक, सर्कल के कॉर्नर्स तक सेंटर से जल्दी चला जाएगा तो उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और इसका मतलब अगर वो थिनर होगा तो जल्दी चला जाएगा, थिनर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू थिकर। Thicker fluid flows slower and requires more time to cover the circle area. मीन्स के जैसा मैंने पहले बताया कि अगर कोई थिनर फ्लूइड होगा तो उसको वो कम टाइम के अंदर इसके आउटर पार्ट तक चला जाएगा, अगर एज़ कम्पेयर टू थिकर फ्लूइड हमारे पास स्लोली इसके कॉर्नर्स तक जाएगा। इट मीन्स के इसकी जो थिकर फ्लूइड है उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी एज़ कम्पेयर टू थिनर फ्लूइड कम होगी। तो हमने इसका कंक्लूजन ये निकाला है कि फॉर अ थिकर फ्लूइड डायनामिक विस्कोसिटी इसकी हाई होगी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसकी लो होगी। एंड फॉर अ थिनर फ्लूइड डायनामिक विस्कोसिटी इज़ लो एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज़ हाई। जी बच्चे, ये है आपका कैविटेशन डिमॉन्स्ट्रेशन apparatus। इसमें हमारे पास अगर हम इसकी फैब्रिकेशन को देखें तो ये हमारे पास कुछ ये बॉल वाल्व्स लगे हुए हैं, ठीक है, और ये हमारे पास एक सोलेनॉइड वाल्व लगा है जो फ्लो रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये हमारा इनलेट है पाइप का, ठीक है, और यहाँ से इनलेट ये एक हमारे पास एक रोटामीटर लगा हुआ है और ये एक हमारे पास प्रेशर गेज लगी हुई है, टेम्परेचर गेज है। ये 3 प्रेशर गेजेस हैं हमारे पास, और ये हमारे पास एक वेंचुरी लगी हुई है यहाँ पर जो कि डिफरेंट पॉइंट पे हमारे पास जो है वो प्रेशर को देती है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 3 पॉइंट्स पे प्रेशर को हमने यहाँ पर हम जज कर रहे हैं। एक हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वेंचुरी का, दूसरा कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, तीसरा हमारे पास आउटलेट पॉइंट है, ठीक है। तीनों जगह पे हम प्रेशर को नोट करेंगे कि एट हायर फ्लो रेट और लोअर फ्लो रेट पे हमारे पास क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो इसको हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं बेसिकली कैविटेशन बेसिकली होती है कि आपके पास जो स्पेसिंग आ जाती है, जो बबल्स आ जाते हैं, जो किसी भी पाइपलाइन के अंदर या कोई भी आपके पास खाली स्पेस या जगह कोई आ जाती है, एयर गैप आ जाता है, उसको आप बोलते हैं कि ये कैविटेशन आ गई है, जिसके जो है ना वो मेरिट्स डीमेरिट्स कुछ होते हैं। और इसको हम अब चला के देखते हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेटर जो है ना इसको ये एक किस्म का रन हो गया है। तो आपने देखा है इस टाइम हमने फुल फ्लो रेट को जो है ना वो खोला हुआ है और हमारे पास कैविटेशन जो है ना ये फुल जो है ना वो क्रिएट हो रही है, बबल जो है ना हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसकी फ्लो रेट को इस वाल्व्स के ज़रिए कम कर लेंगे, ये देखें जैसे जैसे फ्लो रेट कम हो रहा है तो हमारे पास कैविटेशन पे भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया है। हमारी कैविटेशन कम होनी शुरू हो गई है। ये देखें, एक ये अब मैंने बिल्कुल फ्लो रेट, ये देखें पंप मैंने वो फ्लो रेट फ्लो किया हुआ है तो हमारे पास कैविटेशन बिल्कुल नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा इसको जो है ना वो इसकी मैं फ्लो रेट को इंक्रीज़ करूँगा तो एट हायर फ्लो रेट्स मेरे पास कैविटेशन जो है ना वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, एट हायर फ्लो रेट मेरे पास कैविटेशन जो है ना वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने फुल वाल्व खोला हुआ है तो मेरे पास कैविटेशन जो है ना ये दोबारा जनरेट हो रही है। ठीक हो गया जी। ये है बच्चे आपके पास पेल्टन टरबाइन अपरेटस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, जैसे ये छोटा सा अपरेटस है, ये अंदर एक पेल्टन व्हील लगा हुआ है जो हम वाटर को फ़्लो करवाने की मदद से हम इसको फ़्लो मूव करवाते हैं। ये हमारे पास एक फ़्लो मेजरिंग या फ़्लो चेंजिंग जो है ना ये एक वाल्व लगा हुआ है जिससे हम जो है ना ये हमारे पास एक नोज़ल भी लगी हुई है, अगर आप देख सकें तो ये नोज़ल है हमारे पास, ठीक है, जो कि हम हमारे फ़्लो को जो है ना वो बम्बार्डमेंट करवाती है वाटर की इसके ऊपर, पेल्टन व्हील के ऊपर। ये प्रेशर गेज है हमारे पास जो प्रेशर नोट करती है, हमें बताती है। और साथ ये हमारे पास एक पुली लगी हुई है जो कि हमारे पास फोर्स हमें बताती है जो कि न्यूटन में है। अगर आप देखें तो ये देखें इसकी मेजरमेंट्स हैं फोर्स की, ठीक है, ये देखें ये गिवन है और इस तरफ भी जो है ना ये बेसिकली गिवन है। इसको हम इस तरह एडजस्ट करके हम डिफरेंट जो है ना वो टेंशन से हम इसको जो है ना टेंशन क्रिएट करके हम इसको जो है ना इसका एफिशिएंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका मोमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले इसको अब रन करते हैं। तो इस टाइम हमारा जो सा पॉइंट है वो 0 पॉइंट के ऊपर है और हमारे पास जो प्रेशर नोट हो रहा है वो तकरीबन 0.3 है। ये बार में है प्रेशर आपका, ठीक है। और इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास ये शो करता है कि हमारे पास एट
लोअर फ्लो रेट के ऊपर हमारे पास ये पुली जो है ना, ये इसकी कुछ मूवमेंट होती है जिसको हम अपना जो हमारे पास डिवाइस होती है उसके ज़रिए हम जो है ना, इसके टैकोमीटर के ज़रिए हम इसको जो है ना यहाँ पर बम्बार्डमेंट करेंगे उसकी लेज़र की, और उससे हमें नंबर ऑफ़ रोटेशंस मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो पुली लगी हुई है हमारे पास, ये टॉर्क फाइंड आउट कर हम इससे कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंस जितना भी होता है हम उससे क्रिएट करके हम टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जब हम डिफरेंट पॉइंट्स पे देखेंगे, जब इसको मूव अप करेंगे तो 0 से 1 पॉइंट पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 से 2 पॉइंट पे आ जाएगा, फिर जैसे जैसे हम इसको मूव करते रहेंगे हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो करेगा और हमारे पास नंबर ऑफ़ रोटेशन भी चेंज होते रहेंगे। और जब हम इसको दोबारा, आप ये नोट कर रहे हैं जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ हमारा प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो नोज़ल की ओपनिंग है, नोज़ल की स्पेसिंग है वो आगे को बढ़ रही है, ठीक है। तो ये देखें जिससे जैसे मैं इसको आगे करूँगा तो हमारे पास रोटेशन भी चेंज होती रहेंगी, ठीक है। इसमें हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, इसका मोमेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है जो कि वाटर के साथ फिल्ड है और वाटर लेवल यहाँ तक रेज़ है। इसके बाद हमारे पास इसके साथ एक ओपनिंग लगी हुई है, ये बीकर की ओपनिंग है, यहाँ से वाटर लेवल एमिट हो सकता है, वाटर यहाँ पे बाहर आ सकता है। और नीचे इसके हमने एक छोटी बीकर रखी हुई है, और अगर हम इसको वाटर के लेवल को इससे ज़्यादा रेज़ करेंगे तो हमारे पास ये ओपनिंग से वाटर यहाँ से बाहर आ जाएगा। एंड देन इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास एक फिगर बनी हुई है, एक मीटर लगा हुआ है जिसके साथ एक वेट स्ट्रेच है, 5 kg वेट हमें शो हो रहा है कि 5 kg वेट इसके साथ स्ट्रेच हुआ है, ये वाटर के बाहर है। एंड देन इसकी अगर हम इसके अंदर मीटर के अंदर देखें तो इसकी जो 5 kg वेट हमें भी यहाँ पे मीटर में शो भी हो रहा है। एंड देन इसको अगर हम वाटर के अंदर इमर्स्ड कर दें, ये जो 5 kg वेट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो नीडल 3 kg पे है, हालांकि वेट 5 kg हमने इसके अंदर डाला है, लेकिन यहाँ पे नीडल जो है ना 3 kg पे शो हो रही है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा जादू है कि हम पानी के अंदर कोई चीज़ डाल रहे हैं तो ये हमारे पास वेट इसका कम हो गया है। तो भाई यही हमारे पास आर्चिमेड्स प्रिंसिपल है, यही हमें बताता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को अगर हम वाटर के अंदर इमर्स्ड करेंगे, अगर हम उसको वाटर के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर हम उसको डालेंगे तो उसका जो वेट कम हो जाएगा, और जितना हम उसका वेट उसके ऊपर वाटर के ऊपर लगेगा उतनी ही हमारे पास उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स भी लगेगी जो कि किसी भी फ्लूइड की तरफ से होगी। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 kg वेट यहाँ पे कम हुआ, और मीन्स के जितने ही हमारे पास इसका वेट कम हुआ है उतनी ही फोर्स हमारे पास इसके ऊपर अपवर्ड भी लग रही है, और साथ साथ अगर हम देखें तो उतना ही इसका लेवल रेज भी हुआ था जो कि हमारे पास ओपनिंग से इसका वाटर बाहर आ गया है। ये 2 kg ऑफ वाटर हमारे पास यहाँ पे स्मॉल बीकर में पड़ा हुआ है, और 3 kg इसका वेट पानी के अंदर होगा और 5 kg इसका वेट पानी के बाहर होगा। एंड देन यही सिचुएशन एक साइंटिस्ट के साथ बनी जिसका नाम आर्चिमेड्स था, एक एशियन ग्रीक मैथमेटिशियन था। एंड देन वो जब नहाने के लिए बाथ टब के अंदर गया तो उसने देखा कि वाटर लेवल बाथ टब के अंदर रेज हो चुका है, यानी कि वाटर बाहर आ रहा था। तो उसने एक सोचा कि ये कैसे हो सकता है, तो उसी वजह से उस आर्चिमेड्स के नाम से एक प्रिंसिपल उसने बनाया जिसको हम आर्चिमेड्स प्रिंसिपल कहते हैं। तो वो देखें कि स्टेट्स दैट द अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, मीन्स के एक बियॉन्ड फोर्स है, जैसे कि हमने पीछे देखा कि एक फ्लूइड की तरफ से अपवर्ड फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही थी, तो वो सेम फोर्स हमारे पास उसको बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। और ये किसके इक्वल और क्यों लगती है, इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस, मीन्स कि हमारे पास जितना बॉडी का वेट होगा जो कि उसके अंदर हमने इमर्स्ड की है, उस वेट के इक्वल हमारे पास बियॉन्ड फोर्स उसको अपवर्ड लगेगी। मीन्स कि जितना उसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है उतनी ही वेट अप उतनी ही फोर्स अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स जो कि जिसको हम कहते हैं वो अपवर्ड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लूइड की वजह से लगेगी। एंड देन वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास इमर्स्ड किया होगा वो हमारे पास बियॉन्ड फोर्स की वजह से
ऊपर आ सकता है, हमारे पास अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर लगेगी। एंड देन इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास एफ बी इज़ इक्वल टू रो क्रॉस जी क्रॉस वी, मीन्स एफ बी हमारे पास यहाँ पे एक बियॉन्ड फोर्स है, एंड देन रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। बियॉन्ड फोर्स यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स, जैसे कि हमने पीछे देखा है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या 5 kg वेट के ऊपर जो वाटर की वजह से अपवर्ड फोर्स लग रही थी, वो उसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। एंड देन हमारे पास जो रो है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। कोई भी फ्लूइड जिसके अंदर हम कोई चीज़ इमर्स्ड कर रहे हैं, जो सब फ्लूइड हम यूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है वाटर हो, कोई भी फ्लूइड आप ले सकते हैं, तो वो जो फ्लूइड होगा उसको, उसकी जो डेंसिटी होगी उसको हम रो बोलेंगे, और हमारे पास वो जो डेंसिटी है वो बियॉन्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एंड देन हमारे पास जो इसके अंदर फार्मूले के अंदर वी है, वी हमारे पास सबमर्ज्ड वॉल्यूम होगा। ये वॉल्यूम किसका होगा? जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जिसको हमने इमर्स्ड किया किसी भी लिक्विड में, वो हमारे पास उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास v होगा। एंड देन g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स के कोई भी चीज़ अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करवाएंगे जिसको, या अपवर्ड मूव करवाएंगे, उसके ऊपर ग्रेविटी ज़रूर लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी के बगैर तो हम दुनिया में नहीं भाई रह सकते, हम तो ग्रेविटी तो ज़रूरी है। तो ग्रेविटी g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके ऊपर एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होगी वो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से होगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इससे पिछली वीडियो में हमने विस्कोसिटी को डिस्कस किया था, आज हम इसकी ये दो कॉमन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो विस्कोसिटी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली इसको देख लें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डायनामिक विस्कोसिटी, जिसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये हमारे पास amount of force required to make the fluid flow at the velocity of 1 मीटर पर सेकेंड। हमें एक अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होती है किसी भी फ्लूइड को फ्लो करवाने में, किस रेट के ऊपर? 1 मीटर पर सेकेंड के रेट के ऊपर। 1 मीटर पर सेकेंड के रेट के ऊपर हमें किसी भी फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जो फोर्स चाहिए होती है, वो हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी होती है। एंड देन अगर सिंपल वर्ड्स में इसको देखें तो ये बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसकी लेयर्स के दरमियान होती है फ्लूइड की, वो हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी होगी, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। जितनी हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी उतनी ही डायनामिक विस्कोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। डायनामिक विस्कोसिटी अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो हम अगर किसी भी चीज़ की डायनामिक, किसी भी फ्लूइड की डायनामिक विस्कोसिटी हमने निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी जो शेयर स्ट्रेस उस फ्लूइड के ऊपर जो हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और उसके नतीजे में हमारे पास जो उसकी स्ट्रेन यानी कि उसका रिज़ल्ट आएगा, उन दोनों को आपस में अगर डिवाइड करेंगे यानी कि शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा यूनिट अगर हम इसके देखें तो हमारे पास ऐसा यूनिट इसके पास्कल इंटू सेकेंड, जो कि हमारे पास विस्कोसिटी के ऐसे यूनिट थे, वही हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी के ऐसे यूनिट हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसको देखें तो डायनामिक का मतलब ही होता है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है, यानी कि अगर किसी चीज़ को भी फ्लो करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है, उसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है हमारे पास, वो हमारे पास उसकी डायनामिक विस्कोसिटी होगी। अगर वो फ्लूइड थिनर होगा तो उसके लिए कम फोर्स चाहिए होगी, अगर वो थिकर होगा तो उसके लिए ज़्यादा फोर्स यानी कि उसकी डायनामिक विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसकी कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक पिक्चर ली है जिसके अंदर एक ड्रॉप को, एक फ्लूइड के ड्रॉप को हमने एक सरफेस के ऊपर पोर किया है और एक स्टिक की मदद से हम उसको स्प्रेड करेंगे। तो अगर ये हमारे पास ड्रॉप जो होगा वो ज़्यादा थिकर होगा तो हमें इसके ज़्यादा मैकेनिकल फोर्स लगानी पड़ेगी, इसको स्प्रेड करने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, मींस कि इसकी डायनामिक विस्कोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा ले रहा है हमारे से, मैकेनिकल फोर्स यानी कि इसकी ज़्यादा होगी। देन अगर एज़ कम्पेयर टू थिनर लिक्विड, अगर थिनर फ्लूइड हमारे पास होगा तो उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स हमारे पास कम लगेगी और वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए जो थिकर फ्लूइड है उसकी जो हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू थिनर फ्लूइड वो ज़्यादा होगी। एंड देन इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड विस्कोसिटी की टाइप है कॉमन, वो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। इसमें फोर्स की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पिछली
जो हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी थी उसकी एज़ कम्पेयर टू ये उसके उल्ट है, यानी कि उसके अंदर फोर्स इन्वॉल्व थी, जितनी फोर्स हमें रिक्वायर्ड होती थी उतनी ही उसकी डायनामिक विस्कोसिटी होती थी, लेकिन इसके अंदर फोर्स का कोई क्वांटिटी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सिंपल हमें कैसे ऑब्टेन होगी, इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमें कैसे मिलेंगी। सिंपल हम इसकी सबसे पहले तो जो हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी जिसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं उसको हम डिवाइड करेंगे फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर। फ्लूइड की जो भी डेंसिटी होगी उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चलती है कि अगर हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी है किसी चीज़ की एंड हमारे पास दो फ्लूइड हैं, उनकी सेम डायनामिक विस्कोसिटी है, डिफरेंट फ्लूइड्स और सेम डायनामिक यानी कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, तो उनकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी उनकी डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अगर दो फ्लूइड हैं, डिफरेंट फ्लूइड हैं, उनकी सेम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है तो उनकी डिफरेंट काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी, क्योंकि वो उनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी। तो इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास है वो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय मास, फ्लूइड मास डेंसिटी है, और उसको हम v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन हमारे पास जो ऐसा यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी के वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। तो इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे, उस सर्कल के सेंटर में हम एक लिक्विड के किसी भी से कास्टर ऑयल ले लेते हैं। हम कास्टर ऑयल के एक ड्रॉप को हम इसके अंदर पोर करेंगे इसके सेंटर में, तो इसके सेंटर में पोर करके हम उसको टाइम देंगे, तो जितना टाइम वो स्प्रेड करने में एक ड्रॉप को लेगा इसके कॉर्नर्स तक जाने में उतनी ही उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी। अगर तो वो थिनर होगा और ज़्यादा जल्दी चला जाएगा कॉर्नर्स तक तो वो उसको टाइम देंगे, इसमें हम स्टिक वगैरह कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे। तो वो अगर उसके कॉर्नर्स तक, सर्कल के कॉर्नर्स तक सेंटर से जल्दी चला जाएगा तो उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और इसका मतलब अगर वो थिनर होगा तो जल्दी चला जाएगा, थिनर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू थिकर। Thicker fluid flows slower and requires more time to cover the circle area। मीन्स के जैसा मैंने पहले बताया कि अगर कोई थिनर फ्लूइड होगा तो उसको वो कम टाइम के अंदर इसके आउटर पार्ट तक चला जाएगा अगर एज़ कम्पेयर टू थिकर फ्लूइड हमारे पास स्लोली इसके कॉर्नर्स तक जाएगा। इट मीन्स के इसकी जो थिकर फ्लूइड है उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी एज़ कम्पेयर टू थिनर फ्लूइड कम होगी। तो हमने इसका कंक्लूजन ये निकाला है कि फॉर अ थिकर फ्लूइड डायनामिक विस्कोसिटी इसकी हाई होगी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसकी लो होगी, एंड फॉर अ थिनर फ्लूइड डायनामिक विस्कोसिटी इज़ लो एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज़ हाई।